कल हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या किए थे, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो आप प्रूफ किए थे कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता, मतलब आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता। तो कई बार हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के नियम की व्याख्या करने को कहता है। तो परावर्तन के नियम की व्याख्या ऑलरेडी हो चुका है। आज हम उसी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम का व्याख्या करते हैं। तो उसके लिए लिख देते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या आधार पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या अपवर्तन के नियम की व्याख्या हम करना चाहेंगे। व्याख्या तो अपवर्तन के नियम की व्याख्या क्या होगी, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक अपवर्तक सतह है, दो समानांतर किरणें आती है। अच्छा एक बात ये मान लेते हैं विरल माध्यम है। इस विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है ये म्यू1 है और इसमें जो प्रकाश की चाल है ये c1। ये कोई मान लेते हैं सघन माध्यम है। इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है ये म्यू2 है। इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या म्यू2 है और इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है ये c2। ये एक विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। दो प्रकाश की किरणें आई, तो दो प्रकाश की किरणें आई, एक प्रकाश का नाम x और दूसरे प्रकाश का नाम y। इस तरीके से करते हैं x और y। ये एक आपतन बिंदु है, ये एक दूसरा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हम क्या खींच रहे हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर हमने क्या खींचा अभिलंब। जहाँ भी आपतन बिंदु पर हम क्या खींचेंगे अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, देखो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये आपतन कोण आई। इस किरण को जिधर जाना था अब उधर नहीं जाएगा, क्योंकि माध्यम बदल चुका है। प्रकाश की किरणें अपनी दिशा बदलेगी। इधर भी जाना था तब इधर नहीं जाएगा, प्रकाश की किरणें अपनी दिशा को बदलेगी। तो दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल चूँकि अलग अलग है, तो इसलिए स्पीड बदलने की वजह से अपना दिशा भी बदल लिया। इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू1 है, इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई है। यहाँ कोण आई दिखाएं, यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। यहाँ अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है आर बनता है। देखेंगे x और y दो किरण जो आया है किसी एक ही स्रोत से आया है, तो दोनों निश्चित रूप से आपस में समान डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा। जिस समय ये x नाम का किरण P बिंदु पर आया है, उस समय ये y नाम का किरण किस बिंदु पर होगा। तो मेनली हम ये कह दें कि जिस समय ये पॉइंट P पर आया उस समय हम तरंगाग्र खींचना चाह रहे हैं। तरंगाग्र क्या होता था, एक ऐसा तल जिस पर प्रत्येक कंपन की समान कला में उपस्थित हो। तो मोटा मोटी यहाँ एक तरंगाग्र खींचेंगे, तो तरंगाग्र किसी भी स्थिति में जो खींचते थे वो तल से लंबवत होता है। ये पी डैश, ये क्या पी डैश, ये आपतित तरंगाग्र है। और यहाँ क्यू डैश, ये भी 90 डिग्री। तो ये क्यू है और ये क्या हो जाएगा क्यू डैश। ये आर है, ये 90 माइनस आर हो जाएगा। तो पुनः ये क्या हो जाएगा आर। ये आई है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा और ये पुनः क्या हो जाएगा आई। तो देखेंगे ये किसी एक समय में खींचा गया तरंगाग्र है, मतलब जिस समय किरण x नाम का किरण P बिंदु पाया उसी समय का ये तरंगाग्र है। जितने देर में ये P डैश से Q आया उतने देर में ये किरण P से Q डैश आया। चूँकि ये आपतित तरंगाग्र कहलाता और ये अपवर्तित P डैश जो है ये आपतित तरंगाग्र है। ये कैसा तरंगाग्र है आपतित तरंगाग्र। और Q डैश जो है Q डैश ये अपवर्तित तरंगाग्र है।
ये कैसा तरंगाग्र है? तो अपवर्तित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र। अगर हम पूछें कि किसी एक टाइम में खींचा गया, जैसे मान लीजिए ये टी टाइम पे खींचा गया तरंगाग्र है, तो ये टी प्लस डेल टी टाइम में खींचा गया तरंगाग्र, मतलब टी टाइम पर अगर एक्स नाम का किरण पी पॉइंट पे था तो वाई नाम का किरण पी डैश पॉइंट पे था। टी प्लस डेल टी टाइम पे, मतलब जितने देर में ये यहाँ से यहाँ आया उतने देर में एक्स नाम का किरण पी से क्यू डैश आया। तो ये किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब टी टाइम पे ये खींचा गया तरंगाग्र है, और ये किसी दूर टी प्लस डेल टी, मतलब जितने देर में ये पी डैश से क्यू गया उतने देर में ये पी से क्यू डैश आया, ये अपवर्तित तरंगाग्र। तो हम आपको पहले बताया है तरंगाग्र हमेशा तल से किरण से लंबवत होता, तो ये आई हो गया, तो ये 90 माइनस आई, पुनः ये आई हो जाएगा, और ये आर है तो ये 90 माइनस आई, चूँकि ये आपतित तरंगाग्र या अपवर्तित तरंगाग्र 90 डिग्री कोण बनाएगा किरण पर, ये आर हो गया तो ये 90 माइनस आर, और ये 90 माइनस आर हो गया तो ये पुनः आर। तब हम त्रिभुज पी पी डैश क्यू में अगर हम बात करना चाहें, साइन आई लगाते हैं, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा? पी डैश क्यू, कर्ण क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से इन ट्रायंगल क्यू क्यू डैश पी, क्यू क्यू डैश पी में, क्यू क्यू डैश पी में अगर हम बात करते हैं तो ये लगाते हैं साइन आर, तो साइन आर इक्वल टू क्या होगा? लंब, तो लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू डैश, अब बटे क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 भागा अगर 2 करेंगे, समीकरण 1 भागा 2 करने पर, समीकरण 1 भागा 2 जैसे ही करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पी डैश क्यू अपॉन पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू डैश बटे पी क्यू। तो पी क्यू से पी क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी डैश क्यू, और ये पी क्यू डैश एक्चुअल में पी डैश क्यू है। पी डैश क्यू क्या है? तो जितने देर में ये पी डैश से क्यू, अच्छा दूरी बराबर होता क्या? चाल गुना समय, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल गुना समय, तो ये पी डैश क्यू जो है, ये पी डैश क्यू कितना? तो इसमें जो स्पीड ऑफ टाइम है, ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये c1, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? यहाँ टी टाइम पे खींचा गया था, ये टी प्लस डेल टी टाइम पे खींचा गया तरंगाग्र, ये टी टाइम पे तरंगाग्र और ये टी प्लस डेल टी टाइम पे तरंगाग्र, तो c1 डेल टी। उसी तरीके से पी क्यू डैश अगर हम देखना चाहें तो जितने देर में ये किरण, चूँकि इसमें स्पीड ज़्यादा था तो ये ज़्यादा दूरी तय कर गया, इस माध्यम में स्पीड कम हो गया तो ये कम दूरी तय करेगा, तो इसका चाल कितना? तो c2 डेल टी। अगर हम देखना चाहें तो ये c1 डेल टी डिवाइडेड बाय c2 डेल टी, तो डेल टी से डेल टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखो चूँकि ये जो अपवर्तनांक है ये चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक चाल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, μ1 बटे μ2 इक्वल टू हो जाएगा c2 अपॉन c1, c2 अपॉन c1। तो यहाँ c1 बाई c2 करना है तो क्या हो जाएगा? μ2 अपॉन μ1, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा c2 अपॉन, अच्छा c1 अपॉन c2, तो इसको हम पलटी मारेंगे तो c1 अपॉन c2 इक्वल टू हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। तो ये जो c1 बटे c2 है इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। एक्चुअल में यही स्नेल का नियम, एक्चुअल में यही क्या है? स्नेल का नियम, और स्नेल का नियम ही तो अपवर्तन का नियम। अगर इसी में कोई कहेगा सर समझ में नहीं आता कैसे स्नेल का नियम है, तो हवा के लिए μ1 का मान 1 कर देते हैं। हवा के लिए जब मान लेते हैं विरल माध्यम हवा हो, तो विरल माध्यम हवा हो तो μ1 का मान क्या हो जाएगा? μ। अब μ1 का मान 1 हो जाएगा, तो μ2 सघन माध्यम अगर μ2 हो तो उसका अपवर्तन क्या हो जाएगा? μ। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ। ये स्नेल का नियम आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। तो स्नेल के नियम की व्याख्या यहीं से होता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर। अब हम अगर बात करें विवर्तन के लिए, तो विवर्तन के लिए भी कैलकुलेशन कर ही देते हैं। कल हम एक कैलकुलेशन किए थे जिसमें कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर फ्रिंज की पोजीशन क्या होती है,
फ्रिंज कहाँ कहाँ बनती है और फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है उसके बारे में बात किए थे। तो आज हम विवर्तन के बारे में बात करते हैं। विवर्तन को अंग्रेजी में डिफ्रैक्शन कहा जाता है। विवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शंस। ये डिफ्रैक्शंस क्या होता है ये हम देखते हैं। चलिए, ये डिफ्रैक्शंस इसको हिंदी में विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण में क्या था? दो तरंगें जब किसी माध्यम में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती थी तो अध्यारोपण के बाद उसके परिणामी जो तरंग थे, परिणामी तरंग में उसके ऊर्जा का पुनर्वितरण होता था। उसी ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को हम लोग व्यतिकरण कहते थे। तो प्रदत्त क्षेत्र में कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती थी, कहीं प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती थी। ये विवर्तन जो है, विवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी संकीर्ण छिद्र पर या संकीर्ण रास्तों से होकर जब गुजरती है या शार्प एज पर जब पड़ती है तो ये आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण जब नैरो एंड पे पड़ती है तो आंशिक रूप से प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो यही प्रकाश की किरण के आंशिक रूप से मुड़ने की जो घटना है विवर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी ऑब्स्टेकल्स यानी अवरोध पर पड़ती है या संकीर्ण किनारों पर पड़ती है तो आंशिक रूप से मुड़ जाती है। जबकि जनरली हम लोग पढ़ते थे प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। अभी हम कहते हैं प्रकाश की किरण निश्चित रूप से सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब किसी अवरोध पर पड़ती है या संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरती है तब ये आंशिक रूप से मुड़ जाती है और इसी आंशिक रूप से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाता है। तो हम मतलब वो जो बताए थे इससे पहले इंटरफेरेंस, व्यतिकरण में दो संकीर्ण छिद्र से होकर के प्रकाश की किरणें आती थी। इसमें क्या होता कि एक ही वेव फ्रंट से आने वाली प्रकाश की किरणें होती है। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्रीन है और स्क्रीन में ये एक स्लिट्स हमने क्रिएट किया है और इस स्लिट्स का जो विड्थ है, ये स्लिट्स का विड्थ हम मान लेते हैं कि ए है। तो इसी स्लिट से प्रकाश की किरणें जाएगी। तो इस ये स्लिट्स को थोड़ा सोचिए कि हम जूम करके बना रहे हैं। एक्चुअल में ये स्लिट्स विड्थ इतना ज़्यादा होता नहीं है। इससे समानांतर प्रकाश की किरणें जाएगी तो जो आपस में जा कर के क्या होगा, सुपर इम्पोज करेगा। तो आपस में जाके सुपर इम्पोज करेगा तो सुपरपोजिशंस के बाद यहाँ भी कुछ न कुछ इंटेंसिटी मैक्सिमा या मिनिमा बनाएगा। लेकिन जब इस ऑब्स्टिकल्स पे पड़ता है ये प्रकाश की किरणें कुछ यूँ जाएगी तो ऐसे जाने के बाद भी ये आपस में किसी न किसी एक पॉइंट पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो जिस किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्रीन है तो स्क्रीन के जिस किसी भी पॉइंट पर पड़ेगा यहाँ क्या बनेगा, ये स्लिट्स। तो देखिए ये हम क्या करते हैं, इस संकीर्ण छिद्र को हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, स्क्रीन यानी पर्दा, इस स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी जो है ये कैपिटल डी माने और यहाँ से एक मिड पॉइंट के लिए ये एक लाइन खींच दिए। मिड पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम थीटा कंसीडर करते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का पाथ है और यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ है तो पाथ लेंथ कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ, ये जो एंगल बनाएगा थीटा, जितना पाथ लेंथ ज़्यादा है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। तो इस पॉइंट, यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया इस पॉइंट को हमने के कहा, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, के कहा। तो हम देखना चाहेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा देर के लिए ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा देर के लिए बी मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए के बी, तो ए के बी में देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बी के हाइपोटेनस ए बी, तो बी के इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बी के इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो ए बी को स्मॉल ए कहेंगे तो ए बी साइन थीटा, ये बी के क्या पाथ डिफरेंस। तो साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू द थीटा, तो बी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए थीटा।
बी के इक्वल क्या हो जाएगा ए थीटा। बी के क्या है, तो ये पाथ डिफरेंस है। बी के क्या है, पाथ डिफरेंस यानी पथांतर है। इसको शुद्ध हिंदी में बी से के जितना पाथ का अंतर था ये पथांतर हमने काट के निकाला है। एक्चुअल में ये रे यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, ये रे यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, तो नीचे वाला रे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था ऊपर वाले रे से, तो वो नीचे वाला रे जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम काट के निकाल लिए। अब क्या है कि व्यतिकरण में जो अधिकतम तीव्रता के लिए कंडीशन था यहाँ न्यूनतम तीव्रता के लिए कंडीशन होता। वहाँ अधिकतम तीव्रता में दीप्त फ्रिंज बनता था, यहाँ निम्निष्ट बनता है। तो हम लिखते हैं निम्निष्ट के लिए अगर कंडीशन लगाएंगे तो पथांतर जो है वहाँ जो उच्चिष्ट के लिए कंडीशन आता था यहाँ निम्निष्ट के लिए आएगा। पथांतर कितना होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। मतलब जब कभी भी दो तरंगों के बीच पथांतर एन लैम्डा होगा तो निम्निष्ट बनेगा, यानी मिनिमा का फॉर्मेशन होगा। मिनिमा का फॉर्मेशन होने का मतलब है प्रकाश की इंटेंसिटी कम होगी। प्रकाश की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो पथांतर ए थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा बाय, मतलब मिनिमा कहाँ कहाँ बनेगा, तो लैम्डा बाय ए पे बनेगा, और कहाँ बनेगा तो 2 लैम्डा बाय ए पे बनेगा, 3 लैम्डा बाय ए पे बनेगा। तो ये निम्निष्ट की क्या है, पोजीशंस है। अगर इसी में हम कंडीशन देखें कि उच्चिष्ट के लिए क्या होगा, तो उच्चिष्ट के लिए क्या शर्त होगा, यानी फॉर मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगा, तो पथांतर जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए। पथांतर कितना होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। वहाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा था, यहाँ क्या ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। पथांतर कितना आ गया ए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 2n+1 λ/2। तो थीटा इक्वल कितना होगा 2n+1 λ/2a। तो प्रथम उच्चिष्ट कहाँ होगा, प्रथम उच्चिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट जो होता है वो 0 पर होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट कहाँ होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट ये 0 पोजीशन पर होता है। प्रथम उच्चिष्ट की बात करेंगे, उच्चिष्ट की स्थिति अगर हम देखना चाहें तो ये थीटा एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 λ/2a। एन का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 5 λ/2a, 7 λ/2a, कुछ इस तरीके से आता चला जाएगा ये उच्चिष्ट। अच्छा, इसके लिए जब इंटेंसिटी और पोजीशन के बीच ग्राफ खींचते हैं इसका सेंट्रल मैक्सिमा काफ़ी हाई होता है, और फर्स्ट मिनिमा जो है ये λ/+ λ/, मिनिमम लैम्डा जो है ये -λ/, पे आएगा, -λ/, पे आएगा। कुछ इस तरीके से ये इस तरीके से चला जाता है, कुछ इस तरीके से ये जो इंटेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा होता है I0, और इसका लगभग 1/8 गुना ये होता है, उससे भी कम ये होता है। तो ये जो पोजीशंस है निम्निष्ट का ये 2 λ/, 3 λ/, इसी तरीके से चला आता है। और ये जो पोजीशंस है इस पे 3/2 λ ये प्रथम उच्चिष्ट है, या सेकेंडरी गौण उच्चिष्ट या सेकेंडरी उच्चिष्ट कह सकते हैं। ये 5 λ/2 आएगा, ये 7 λ/2 आएगा, इधर भी -3/2 λ, -5/2 λ, इसी तरीके से आता है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट किस तरीके से फॉर्मेशंस होता है इसको हम बात किए हैं। अब हम किसी दिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस के बीच क्या डिफरेंस है उस डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज भर इतना ही छोड़ते हैं, थोड़ा मौसम सही नहीं है